हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिजिक्स के 5वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम आदित्य आनंद और आप देख रहे हैं क्लासेस बाय आनंद। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका रिवाइजिंग करते हैं, क्योंकि ये रिवाइजिंग ये वीडियो है, ये कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं तो हमारे सामने बोर्ड लगा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम लोग किसी चैप्टर का शुरुआत करते हैं तो चैप्टर का नाम जो लिखा होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। ये जो अभी बल्ब जल रहा है और जिसमें हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, ये भी एक विद्युत धारा द्वारा आया हुआ है और ये बल्ब जल रहा है। देखिए, बल्ब जल रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा? विद्युत धारा के कारण ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक क्या होता है? वही चुंबक जो आपने बचपन से देखा हुआ है और इसका काम करता है, मतलब इसका आप उपयोग कर रहे हैं खेलने में, अलग अलग चीजों में, साउंड में, ये वो, हाँ, लगभग चीजों में इसका उपयोग होता है। तो चुंबक, चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले। चुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ, अब किताब कॉपी थोड़ी ना चुंबक वही चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेगा। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर ले, जैसे लोहा, चुंबक, ये सब को चुंबक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे क्या करता है? चुंबक करते हैं। उसे क्या करता है? चुंबक करते हैं। ठीक है, तो चुंबक किसका ऑक्साइड है? लोहे का ऑक्साइड है। चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। इसका अनुसूत्र Fe3O4। Fe3O4 किसका अनुसूत्र? Fe3O4। इसका चुंबक लोहा का ऑक्साइड है और इसका अनुसूत्र Fe3O4 होता है। चुंबक में ध्रुव होते हैं। आपने 7, 8 या 6 में पढ़ा होगा कि चुंबक में ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक में ध्रुव होते हैं। आपने कंपास का नाम सुना होगा। ये कंपास पेंसिल बॉक्स वाला कंपास नहीं, आपके मोबाइल में भी एक ऐप होगा। क्या नाम से? कंपास के नाम से। क्या नाम से होगा? कंपास के नाम से होगा। नहीं तो क्लास एंड होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि कंपास है कि नहीं। जब उसको आप खोलिएगा तो आप अगर नॉर्थ की ओर, जब आप ईस्ट की ओर घूर जाएंगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि हाँ भाई, आप ईस्ट की ओर घूम गए हैं, आप नॉर्थ की ओर घूम गए हैं, आपका मोबाइल नॉर्थ की ओर है, ईस्ट की ओर है। वो क्या होता है? कंपास होता है। तो वो कैसे बता पाता है? वो कैसे बता पाता है? पहले ये मोबाइल में नहीं सिस्टम दिया गया था, अभी तो मोबाइल में दे दिया गया है, परंतु मोबाइल में नहीं दिया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था, अभी तो हम लोगों को भाई पता चल जाता है कि हम लोग क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, पता चलता है भाई उधर उधर पूर्व है, उधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, हम लोगों को पूरा प्रॉपर में पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम समुद्र में जाते हैं और रात हो जाती है और समुद्र में कोई मार्ग नहीं होता है, कोई रोड नहीं होता है जो पता चलेगा भाई इसी रोड से जाते रहना है। वहाँ पे एक दिशा ही होता है जो हमें बता पाता है, हाँ भाई यहाँ से जाना है हमको उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जब हम जाते रहेंगे, फिर हम कुछ दूरी के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाएंगे तो हमको जहाँ जाना है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर वही दिशा का ही ना पता चले तो क्या होगा? इसी का खोज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे खोज हुआ, इसमें क्या लगता है। तो उसी दिशा सूचक यंत्र, उसे क्या कहते हैं? जो दिशा बताता है, दिशा सूचक यंत्र, कंपास को ही दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चुंबक लगा होता है। क्या होता है? चुंबक। और चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 2 ही ध्रुव होता है किसी भी चुंबक। छोटा से छोटा चुंबक में भी 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब आप लोग असली वाला कंपास जो कि बाजार में मिल जा पाएगा, पेंसिल बॉक्स में भी, कई पेंसिल बॉक्स में हमने देखा है कंपास लगा होता है। ठीक है, कंपास मतलब वही कंपास जो नॉर्थ दिशा, मतलब दिशा सूचक यंत्र होता है। तो वो क्या होता है कि जब हम सीधा उसको लटकाते हैं या फिर सीधा रखते हैं तो हमें नॉर्थ और साउथ की दिशा बता देता है। हाँ भाई, इधर इधर क्या है? साउथ है और इधर क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, वो हमको आराम से बता पाता है कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, आराम से वो क्या बता पाता है हमको। ठीक है, तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये दोनों ध्रुव हर वक्त, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होगा और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होगा हर वक्त। ठीक है, तो ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है आकर्षण बल चुंबक का? उसके ध्रुव में। कहाँ होता है? उसके
ध्रुव में जहाँ चुंबक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे ही ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होता है। पहले ही भी आप लोग को बता दिया, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं? वैसा ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर घूर जाए, उत्तरी ध्रुव। वैसा ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर घूर जाए, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय रेखा के बारे में, क्योंकि ये रिवाइजिंग क्लास है, इसमें पूरा फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास को इस तरह सा ले जाए कि जो नहीं पढ़े हुए हैं उसका भी कुछ ऐसा रिवीजन हो जाए कि एग्जाम में उसका सब क्वेश्चन बने, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय रेखा के बारे में। चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय रेखाएं की विशेषता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक चुंबक जो है एक रेखा बना लेती है और उसी रेखा में अपनी चुंबकीय चीजों को आकर्षित करती है और उसे उसे खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक, जैसे मान लिया जाए कि आपको भी एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लो क्या है? चुंबक है। ये क्या है? चुंबक है। ये क्या है? चुंबक है। वैसे तो ये स्केल है, परंतु ये मान लिया हमने कि ये चुंबक है। मान लो कि ये उत्तरी दिशा है और ये क्या है? दक्षिण दिशा है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। चुंबकीय रेखा उत्तर ध्रुव से निकलकर, मतलब यहाँ से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाती है। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। चुंबकीय रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। जब बार बार इस तरह रेखा उत्पन्न होगा, जब मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ अगर हम धागा बांध के यहाँ ले जाए, फिर अगला धागा यहाँ ले जाए, तो एक बंद लूप का निर्माण होगा ना, कि एक बंद जैसा चीज बन रहा है भाई, एक बंद जैसा चीज बन रहा है। तो ये बोल रहा है चुंबक में दो ध्रुव के बीच एक बंद लूप का निर्माण हो पा रहा है, बंद लूप का, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा को बताती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये उत्तर दिशा की ओर रहेगा, और ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगा, ठीक है। और चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती है। चुंबकीय रेखा, अगर ये चुंबकीय रेखा है तो जैसे कि एक रस्सी यहाँ से यहाँ तक गई, अगली रस्सी जो है वो एक रस्सी से अलग रहेगी। ऐसा नहीं कि उसी पे उसको विभाजित, मतलब उसको काटते हुए चले जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यही है चुंबक का विशेषता। फिर से रिवाइजिंग हो जाए। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं जब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है तो एक बंद लूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बंद लूप का निर्माण होता है। चुंबकीय रेखाएं का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा को बताता है, और चुंबकीय रेखाएं अपने आप में कभी विभाजित नहीं करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समान ध्रुव आपने कभी कभी देखा होगा, दो चुंबक जब आपके पास होता है, कभी क्या होता है कि चुंबक हम रखे हैं, दो चुंबक रखे हुए हैं, और जैसे ही ले जाए थोड़ा नजदीक, अब फट से एकदम चिपक गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये दोनों चुंबक है, ठीक है, और जैसे ही नजदीक ले जाए फट से चिपक गया, ठीक है। और अगर हम कई बार क्या होता है, अगर हम इस तरह से चुंबक को रखें, एक ऐसे और एक ऐसे अगर हम रखें, तो कई बार क्या होता है, ले जाने पर और दूर भाग जाता है। तो वही होता है, चुंबक में दो ध्रुव होता है। जब एक समान ध्रुव, अगर इधर का भी उत्तरी ध्रुव मिल जाए और इधर का भी उत्तरी ध्रुव मिल जाए, इधर का भी उत्तरी ध्रुव और इधर का भी उत्तरी ध्रुव मिल जाए, तो पक्का है कि चुंबक एक दूसरे में सटने के बजाय अलग होगा। मतलब कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षित होती है और वहीं असमान ध्रुव में आकर्षित होती है, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती। आपने पढ़ा भी विशेषता में, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती है, इसका कारण बताइए, यह क्या होता है। तो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती है, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं अगर एक दूसरे को विभाजित करती है तो एक ही बिंदु पर दो दिशा का निर्माण हो जाएगा। जब एक धागा इधर से ले जाया जाए और एक धागा इधर से ले जाएगा और दोनों को एक दूसरे से विभाजित करा दिया जाए, तो पता चलेगा इधर भी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर बता रहा है और इधर भी ध्रुव दक्षिण, मतलब दिशा का कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए चुंबकीय रेखा एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है, क्योंकि अगर विभाजित कर देती है तो एक ही बिंदु पर दो दिशा का निर्माण हो जाता है, जो कदापि संभव नहीं है। यही लिख देना, ठीक है।
तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वही मैंने जो बताया कि अगर इसका जहां तक क्षेत्र होगा, कई बार आप लोग जानते हैं कि जब आप अपने गांव में रहते हैं, अपने इलाके में रहते हैं, आप लोग समझते हैं अरे भाई ये तो मेरा क्षेत्र है, इसमें कौन बोलेगा, उसको हम फाड़ देंगे। ऐसा होता है ना कि अगर कोई आएगा, अगर कोई दूर से आएगा तो अगर कोई आएगा मार झगड़ा करने आएगा तो हम ही उसको मार देंगे। लेकिन वही जब हम लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहीं पे हम लोग एकदम शांत रहते हैं। भाई हमको एकदम शांत रहना है, क्योंकि हम लोग दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। दूसरे क्षेत्र में यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी हमको मार सकता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों के मन में डर हो जाता है। उसी तरह ये चुंबक जो है, ये चुंबक जो है, ये इसका एक क्षेत्र होता है। भाई यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, इसमें अंदर कोई आया तो हम पटाख से उसको खींच लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, चुंबकीय रेखा, चुंबक का वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकीय पदार्थ प्रवेश करने पर अपनी ओर आकर्षित कर ले वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। अब चुंबकीय पदार्थ होता क्या है, अब इसके बारे में जानना है हम लोगों को कि चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। वैसा पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर ले चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जैसे इसमें चुंबक को कौन आकर्षित करता है, लोहा हो सकता है, टीना हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या करता है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक हो सकता है, वही चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, जैसे कागज, कॉपी, प्लास्टिक, बैग तो किसी भी प्रकार का, प्लास्टिक, कूट, ये सब क्या होता है और चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने तो एक प्रकार के ही देखे होंगे कि चुंबक होता है, वो कहीं भी जाएगा और चुंबकीय पदार्थ उसको मिला पटाख से चिपक जाएगा। चुंबक यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक, ठीक है। एक है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में क्या होता है कि जब भी हम उस चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के सामने ले जाते हैं तो वो अपने आप चिपक जाता है। वहीं अस्थायी चुंबक में क्या होता है, हमें उसमें करंट देना होता है, तभी वह चिपकने का काम करता है। ऐसा ये जो है वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है अस्थायी चुंबक अलग अलग चीजों को करने के लिए। जैसे कि हमको एक चुंबक बना लिया, ठीक है। अब वो चुंबक क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि देखा क्या होगा, आपके घर में ये होगा, तारों का क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है उसको, जो तारों को एक सीध में रखा जाता है, मतलब एक सीधा में रखा जाता है और उसको प्लास्टिक से बंद किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक से जो बंद किया कर दिया जाता है, तो कई बार देखे होंगे कि जब तार में कोई डिफॉल्ट आ जाता है, मशीन क्या था ऐसे ऐसे चेक करते जाता है, ऐसे ऐसे चेक करते जाए और उसको अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पे करंट है। तो उसी अस्थायी चुंबक के कारण होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक बन ही गए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर व्यू ना आए तो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, लाइक ना आए तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि लाइक से सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई हमको सपोर्ट करने वाला है, हम पढ़ाने का काम यानी समझाने का काम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे लेकिन शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। स्थायी चुंबक किसका बना होता है, इस्पात। जो आप लोग लेके घूमते हैं, जो आप लोग बच्चे में लेके घूमते होंगे, वो इस्पात का बना होता है, जो कि कहीं भी लेके जाए चुंबकीय पदार्थ के पास वही तुरंत चिपक गया, वो क्या होता है, अस्थायी चुंबक, जो कि इस्पात का बना होता है। वहीं अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। चुंबक के छोटे टुकड़े को डोमेन कहते हैं। चुंबक का एक छोटा टुकड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक विद्युत धारा होता है ना, विद्युत का एक धारा होता है, लाइन होता है, करंट होता है, उसमें चुंबकत्व का क्या प्रभाव होता है, ये पता कर लिया था 1820 ईस्वी में ऑस्टेड साहब ने ये पता कर लिया था कि क्या क्या होता है भाई, कैसे चुंबक तार में डिफॉल्ट को पता चल जाता है, ये पता कर लिया था। पहले ये सिस्टम नहीं था कि कैसे पता कर लिया जाएगा, प्लास्टिक लगा हुआ तार में कैसे डिफॉल्ट का पता कैसे चला गया, तार कैसे अंदर से खींचा जाता है, इसका पता पहले नहीं चल पाता था। लेकिन जब ऑस्टेड साहब आए 1820 ईस्वी में, वो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव का चुंबकीय क्या होता है, विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली में भी
चुंबकीय प्रभाव का मतलब पता चलता है कि इसमें भी चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, तो ऑस्टेड ने सबसे पहले क्या लिया, दो गो ऐसे लिया, देखो दो गो ऐसे, एक ऐसे लिया और एक इस प्रकार ऐसे लिया। ठीक है, एक इस प्रकार ऐसे लिया, मान लो कि ये इस प्रकार है। ठीक है, ये इस प्रकार लिया, ये क्या क्या इस प्रकार लिया ऑस्टेड साहब ने। ठीक है, इसको इस प्रकार लिया और इसमें एक तार लगा दिया, ये मान लो तार है, इसमें एक तार जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार तार जोड़ दिया और यहाँ पे द्विसूचक यंत्र लगा दिया। वही द्विसूचक यंत्र मतलब वही कंपास, उसी को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, समझाने के लिए बताएं, ये टिकेगा नहीं क्योंकि ये कोई हम प्रयोग करके नहीं दिखा रहे हैं, एक समझाने का तरीका है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो तार लिया, बीच में से तार लपेटा और एक खंबा दिया और उसमें दिक्सूचक यंत्र लगा दिया। और जब उन्होंने करंट दिया, जब उन्होंने पहली ओर पे करंट दिया तो पता चला कि द्विसूचक का चुंबक हिलना शुरू हो गया। इसका मतलब वहीं जब करंट नहीं था तो आप लोग जानते ही होंगे कि चुंबक का ध्रुव उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। वहीं जब करंट दे दिया गया तो वो चेंज हो गया, उत्तर दक्षिण की ओर की जगह जिस धारा में जा रही थी विद्युत धारा, उसी धारा में चुंबकीय प्रभाव, चुंबक घूमने लगा। ठीक है, चुंबक की सुई घूमने लगी, चुंबक द्विसूचक की सुई घूमने लगी। ये प्रयोग 1820 ईस्वी में किया, इससे प्रमाणित किया गया कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसको हम पूरा कर देते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। पर इस प्रयोग में चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है, तार के नीचे एक चुंबकीय सुई को रख दिया जाता है, जो हमने बताया उसी प्रकार है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। अब आया वैज्ञानिक मैक्सवेल। क्या वैज्ञानिक का नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम दिया, दक्षिण हस्त का नियम दिया, दक्षिण हस्त का नियम दिया। ठीक है, दक्षिण हस्त मतलब दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, ये है दाहिना हाथ। इसमें नियम दिया, क्या नियम दिया भाई देखते हैं। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा संकेत तथा हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अब बता रहा है, अब तो ये तो हम लोग जान चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है, एकदम सीधा काम करता है, गोल काम करता है, कैसे काम करता है? तो एक धारावाही तार, मान लो कि ये एक धारावाही तार है। ठीक है, एक धारावाही तार है, ये दक्षिण हाथ है मतलब दाहिना हाथ है। इसको इस प्रकार पकड़ा जाए मुट्ठी से, इस प्रकार मुट्ठी से पकड़ लिए। अब इसको इस प्रकार मुट्ठी से पकड़ना है कि हमको ये जो देखो, ये उंगली ये अंगूठा बता रहा है कि धारा किस ओर जा रही है, मतलब धारा इस ओर जा रही है। अगर अंगूठा का निशान इधर है तो धारा इस ओर जा रही है। ये किसका नियम था? मैक्सवेल का नियम था। और ये हाथ की उंगलियां अगर इस प्रकार हम पकड़े हैं, इस प्रकार पकड़े हैं तो धारा इस ओर जा रही है, मतलब अंगूठा जिस तरफ रहेगा। और ये हाथ की चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये इस बीचों बीच क्या चल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। अगर यहाँ हम द्विसूचक की सुई लाए तो कन्फर्म है कि द्विसूचक की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा की जगह विक्षेपित होकर इस धारावाही तार के निकट जिस प्रकार इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसी प्रकार मतलब उस प्रकार घूम जाएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी देता है। अंगूठा धारा की दिशा और अनुंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। ये कौन बताया था? मैक्सवेल याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब परिनालिका क्या होता है? ये एक बनाने का विधि है कि परिनालिका क्या होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? परिनालिका क्या होता है? जब कोई अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है, जब कोई चालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं? जब चालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ये एक मान लो चालक तार है, इस पे अगर हम ये अचालक पदार्थ है, इस पे अगर हम कुंडली लपेट दी जाती है चालक तार की अगर ये कुंडली लपेट दी जाती है तो क्या बन जाता है? परिनालिका बन जाता है।
परिनालिका ये बनाने का, अस्थायी चुंबक बनाने का एक विधि है। सबसे पहले परिनालिका आएगा, फिर क्या आएगा, अस्थायी चुंबक। और विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, जब परिनालिका के अंदर, ये है परिनालिका, मतलब एक पाइप लिया जाता है, चालक तार का एक पाइप लिया जाता है परिनालिका बनाने के लिए। उस पाइप में नर्म लोहे का पिघलाकर डाल दिया जाता है। नर्म लोहे को पिघलाकर डाल दिया जाता है, नर्म लोहे को पिघलाकर डाल दिया जाता है, तो उस चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा चुंबक, अस्थायी चुंबक का गुण, जो उसमें करंट देने पर ही वो चुंबक का काम करेगा। ठीक है। अब परिनालिका विद्युत चुंबक कितने बातों पर निर्भर करती है। परिनालिका के विद्युत चुंबक परिनालिका की फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। परिनालिका की फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। विद्युत धारा उसमें कैसा जा रहा है, और क्रोड़ पर निर्भर करती है, क्रोड़ पर निर्भर करती है। ठीक है। नर्म लोहा जो पिघलाकर डाला जाता है, वहीं पे एक संरचना जैसा बन जाता है, वही होता है क्रोड़। मतलब नर्म लोहे इसमें कितना डाला गया है, वही क्रोड़, वो इसी क्रोड़ पर निर्भर करती है। ठीक है। अस्थायी चुंबक की तुलना में अस्थायी चुंबक में अधिक शक्ति होती है। अस्थायी चुंबक की तुलना में अस्थायी, क्योंकि उसमें करंट जा रहा है, इसलिए चुंबक अधिक शक्ति होती है। अस्थायी और विद्युत चुंबक में अंतर हम जानेंगे। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, वहीं विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, वहीं विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत चुंबक की तुलना में कम शक्ति होती है। किसमें, इसमें विद्युत चुंबक की तुलना में कम शक्ति होती है, जबकि अस्थायी चुंबक में विद्युत शक्ति की तुलना में अधिक शक्ति है। यह परिनालिका या क्रोड़ पर निर्भर करता है। कौन, अस्थायी चुंबक। वही अस्थायी चुंबक या परिनालिका एवं क्रोड़ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अब विद्युत चुंबक का कहाँ उपयोग होता है, लाउड स्पीकर में, टेलीविजन में, माइक्रोफोन में, लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को उठाने में। ठीक है। और विद्युत घंटी में भी, आपने विद्युत घंटी का नाम सुना होगा और देखा भी होगा, उसमें भी किसका प्रयोग होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जितने समय तक उसमें लाइट, यानी उसमें जब तक विद्युत दिया जाए तब तक वो चुंबक का काम करेगा। ठीक है। अब आता है हमारा फ्लेमिंग साहब। ये क्या करते हैं फ्लेमिंग साहब, दोनों हाथ का नियम दे देते हैं। एक बायां हाथ, एक बायां हाथ, एक दायां हाथ, एक बायां हाथ, एक दायां हाथ, दोनों हाथ का क्या करते हैं, नियम दे देते हैं। एक बायां हाथ, एक दायां हाथ, दोनों हाथ का नियम दे देते हैं। बायां हाथ बोलता है विद्युत मोटर पर कार्य करेगा, और दायां हाथ विद्युत जनरेटर पे काम करेगा। ठीक है। तो ये कैसे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसको इस प्रकार सजाया गया, इस प्रकार ना, हाँ इस प्रकार सजाया गया। इसमें बोल रहा है, ये कौन सा हाथ है, ये है हमारा बायां हाथ। ठीक है। ये हमारा बायां हाथ है। इसमें बोल रहा है तर्जनी बताओ इसमें से कौन है, तर्जनी इसमें से कौन है, ABC, जल्दी कमेंट करो, इसमें तर्जनी कौन सा है, बताओ तर्जनी इसमें कौन सा है, तर्जनी है इसमें ए है, इसमें क्या है, तर्जनी है, ए तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है। तो बोल रहा है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, धारा, मध्यमा। लेकिन देखो विद्युत मोटर तुमने देखा होगा, उसमें क्या होता है, तार जोड़ा होता है और बीच में मोटर लगा होता है, और उधर से पानी निकाल सकते हैं हम लोग, पानी निकलता है। ठीक है। तो ये है तार की, ये समझ लो तार जा रहा है, और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पे इसमें विद्युत चुंबक है, और यहाँ पावर यानी बल लग रहा है। आपने पंखा को देखा होगा, पंखा में भी यही होता है, ये ऊपर की ओर होता है, ये तार ऐसे यहाँ पे जुड़ा होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रहेगा, और नीचे हवा देता है। क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर हमारा पंखा नीचे ही क्यों हवा देता है, ऊपर भी तो दे सकता था। जब हम उल्टा इस प्रकार लगा देंगे, इधर से तार और विद्युत चुंबक बीच में, और ऊपर तब हवा देगा। जब हम उल्टा लगा देंगे, और जब हम नीचे की ओर लगाएंगे, तो हर हालत में पंखा नीचे की, क्योंकि बल नीचे लग रहा है। ठीक है। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम यही है, बायां हस्त का नियम जो विद्युत मोटर पे काम करता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, जो हमने बताया जस्ट वही है, 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के आपस में परस्पर फैलाए, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा दर्शाते हैं। तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से बल की दिशा प्राप्त होता है।
फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से किसका दिशा प्राप्त हुआ हमको? बल की दिशा। पता चला ना कि भाई इधर से तो हम लाइन दे रहे हैं, इधर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ नीचे क्या हो रहा है? बल की दिशा का हमको पता चल रहा है कि बल की दिशा हमने आपको बताया कि पंखा जो चलता है उसका नीचे ही हवा क्यों आता है? यही कारण है इसका, क्योंकि बल नीचे की ओर लगता है। ठीक है, अब अगला जो दिया है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, ये काम करता है विद्युत जनरेटर। जनरेटर आपने देखा होगा, उसी जनरेटर पे काम करता है। कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, दाएं हस्त का नियम। ठीक है, और ये दायां हस्त में क्या बताते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियमानुसार यदि हम अपने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के आपस में परस्पर फैलाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा को फ्लेमिंग के नियमानुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और वहीं अंगूठा गति की दिशा को बताती है और प्रेरक धारा की दिशा। मतलब कि समझो, आपने विद्युत जनरेटर देखा होगा, यहाँ पे उसका घुमाने वाला लगा होता है जिससे हम घुमा घुमा कर स्टार्ट करते हैं। तो देख लो इस प्रकार है, यहाँ पे हम घुमा घुमा कर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक अपना फोर्स पावर लगा रहा है। ठीक है, पावर यहाँ पे जनरेट की यांत्रिक ऊर्जा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा है, इस बीच में चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। इस प्रकार है, देख लो इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ से हम घुमाए और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है और यहाँ से करंट जाएगा और हमारा पूरा लाइट जलेगा। ठीक है, यही है क्या है? विद्युत जनरेटर। यह फ्लेमिंग साहब के दाएं हस्त के नियम पे काम करता है, वहीं बाम हस्त के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनरेटर यह जनित्र क्या है? विद्युत जनरेटर यह जनित्र एक ऐसी यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को मतलब हम जब डीजल डालते हैं तो वो क्या करता है? डीजल यानी यांत्रिक ऊर्जा चल रहा है और हमने हाथ से घुमाया तो क्या निकाल के दे रहा है? विद्युत ऊर्जा निकाल के दे रहा है। ये है क्या? जनरेटर। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा ले रहा है, क्योंकि हम लाइट से जोड़ते हैं, पता है आपको, लाइट से जोड़ते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा कार्य करता है। मिल में चलता है, पानी निकालता है, यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच गति करवाई जाती है तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। समझ में नहीं होगा, फिर से बताते हैं। जब किसी कुंडली मतलब वो एक कुंडली बना हुआ जो है परिनालिका के ऊपर, कुंडली और चुंबक के बीच गति करवाई जाती है। उस कुंडली और चुंबक जो है इसके बीच अगर हम गति कराएं तो कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और कुंडली के अंदर क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। इसी परिघटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत जनरेटर और विद्युत धारा के प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत धारा के प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत धारा प्रेरण वही उसी प्रेरण पे काम करता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। अब हम प्रवृत्ति धारा और दिष्ट धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं बस। और अति भारण, लघुपतन, विद्युत फ्यूज क्या होता है, बस हमारा चैप्टर है समाप्त। और उसके बाद कुछ भी नहीं है, हमारा चैप्टर जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए झटक से लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? वैसी विद्युत धारा जो समय के साथ धारा का मान और दिशा का मान दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? वही धारा जो समय के साथ धारा एवं दिशा का मान दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलता है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इस प्रकार कौन धारा चलता है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये समय के साथ समय इस प्रकार है। देखो समय के साथ क्या कर रहा है? ये समय के साथ धारा का मान, मतलब धारा का मान अगर संतुलित रहता है, जैसे धारा का मान आप लोग जानते हैं 5 एम्पियर में मापा जाता है। धारा का मान भी बदलता है, और दिशा दोनों बदलता है। धारा और दिशा दोनों बदलता है। वहीं और हमारे घर में कौन सा धारा उपयोग होता है? प्रत्यावर्ती धारा ये आता है हमारे घर में, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, और इसका प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत की पूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर होती है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे डीसी करंट। और अल्टरनेटिव करंट को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट को ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी करंट यानी दिष्ट धारा, ये क्या होता है? एक समान में काम करता है, इसमें हमको करंट नहीं लगता है। इसको हम अगर छू भी लें तो इसमें करंट नहीं लगता है। वहीं
प्रत्यावर्ती धारा में हमको झटका लगता है, जोर का झटका लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें समय के साथ धारा का मान तो बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है। दिशा का मान किस दिशा में जाना है इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 आवर्तज मतलब 50 हर्ट्ज, मतलब कि स्पीड ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है। वहीं दिष्ट धारा एकदम सीधा जा रहा है, इसको करंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछता है, जिसको हम बता देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मान वही लिखना है, प्रत्यावर्ती का धारा का मान समय के साथ दिशा और धारा दोनों बदलता है। वहीं दिष्ट धारा सिर्फ अपना धारा का मान बदलता है, वहीं समय दिशा का मान नहीं बदलता, ठीक है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, किसको, प्रत्यावर्ती धारा का, वहीं दिष्ट धारा का उत्पन्न नहीं, आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसे 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 यानी प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा में बदलना आसान है, वहीं दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और एसी करंट डीसी की मतलब प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में बहुत घातक होता है, वहीं एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में दिष्ट धारा उतनी ज्यादा घातक नहीं होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जबकि इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। यह चालक तार के सतह से प्रभावित होता है, कौन, प्रत्यावर्ती धारा। जैसे हम छूते हैं करंट लग जाता है, कि मतलब ये सतह से प्रभावित हो, जो कि दिष्ट धारा वो अंदर से प्रभावित होता है, चालक तार के अंदर से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, वहीं इसको दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तार कितने प्रकार के होते हैं, तार 3 प्रकार के हो, गर्म तार, उदासीन तार और भू तार। गर्म तार, उदासीन तार और भू तार। गर्म तार को विद्युतमय तार भी कहते हैं, उदासीन तार को ठंडा तार भी कहते हैं, और भू तार, ठीक है। ये होता है जो पृथ्वी से जुड़ा होता है। अब अतिभारण और लघुपतन के बारे में जानेंगे। अतिभारण क्या होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हम लोग कई उपकरण को एक बोर्ड में जोड़ देते हैं, एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड जो होता है, कई उपकरण को हम एक बोर्ड में जोड़ देते हैं तो फ्यूज ब्लास्ट कर जाता है, फ्यूज टूट जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अतिभारण। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यह एक ऐसी घटना है जब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली उपकरणों को जोड़ दिया जाए तो आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, इसे ही अतिभारण कहते हैं। और लघुपतन किसे कहते हैं, किसी कारणवश ठंडा तार, गर्म तार, यानी गर्म तार और उदासीन तार जब आपस में मिल जाते हैं, परिपथ में प्रतिरोध का मान घट जाता है, जिसके कारण लघुपतन हो जाता है। जब भी आप लोग देखेंगे होंगे ये माइनस और प्लस मिल जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है, इसी। और ये फ्यूज होता क्या है, ये फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो हमें लघुपतन और अतिभारण से बचाती है, ठीक है। हो गया समाप्त, चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। क्लास बंद करते हैं अब। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।